गुड इवनिंग दोस्तों। तो आइए इतिहास में फिर देखते हैं। आज कल पढ़ाया गया था, कल बताया गया था रजिया के बारे में, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, और आज उसके हम बात चलते हैं। तो भारत में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उसके बाद फिर ऐबक ने दास वंश की स्थापना की। 1206 से 10 तक शासन किया। लाहौर में उसका शासन रहा। फिर दिल्ली में शासन किया 10 से लेकर 36 तक। इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाए, जिसे दिल्ली का पहला शासक कहा गया इनको। रुकनुद्दीन फिरोज आए 36 में ही। इल्तुतमिश के लड़के थे, इनको बना दिया, क्योंकि इल्तुतमिश का विचार था कि रजिया को बनाया जाए, सबसे योग्य है, भले पुत्री है, भले महिला है। लेकिन अमीरों ने नहीं बनने दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को बैठा। तो इसकी माँ थी शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान ने इतना कुचक्र रचा कि सब अमीर डर गए, कब किसको मरवा देगी, कोई भरोसा नहीं है। तो रजिया उसी समय लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के सामने गई। जनता पक्ष में हो गई, अमीर पक्ष में हो गई, रजिया सुल्तान बन गई। क्योंकि रजिया महिला थी, उसकी शासन तत्ता को स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन होता था उस जमाने में, और इसीलिए अमीरों ने मिल करके कुचक्र रचा उसके खिलाफ। और उसके जो इक़्तिदार थे उनको विद्रोह के लिए उकसाया गया। फाइनली भटिंडा का इक़्तिदार था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने भटिंडा पे क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करने के लिए 1236 में 40 में रजिया गई दिल्ली से निकल करके। कहाँ, किसको मारने, अल्तुनिया को। अल्तुनिया को मार नहीं पाए, पकड़ लिए गई। इसने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली। जब ये 1240 में रजिया अल्तुनिया का विद्रोह दबाने के लिए भटिंडा गई, उसी समय जो दिल्ली के अमीर थे, उन अमीरों ने कहा कि बहुत हुआ महिलाओं का शासन। बहराम शाह को शासक बना दिए सब। 1240 में क्या किए, बहराम शाह को शासक बना दिए। बहराम शाह दिल्ली के गद्दी पे बैठ गया। उधर अल्तुनिया से शादी कर वो आ रही थी, और कैथल में ही मरवा दिया उसने डाकुओं से। यह कह करके बहुत सोना जा रहा है, डाकू लूट ले गया, आके मार दिए। देखे अरे यार ये तो गड़बड़ है। अब बहराम शाह जब शासक बनता है तो अमीरों को सबसे पहले ये दिक्कत होती है कि एक ऐसा पद बनना चाहिए कि जिस पद पे हमारा ही व्यक्ति बैठे और काफी अधिकार उसके पास हो, जिससे अमीरों के हितों की रक्षा की जा सके, न कि राजा के हितों की, ताकि अमीर सुरक्षित रहे। तो नायब ए मामलिकात नाम पद बनाया गया। ये पद जो था, इसको संरक्षक का दर्जा था कि यह राजा का संरक्षक रहेगा। कहने का मतलब कि राजा बिना इसकी सलाह के कुछ भी नहीं कर सकता है, यह संरक्षक है। तो इस संरक्षक को सबसे पहले एतगीन को बैठाया गया इस पद पे, नायब मामलिकात पे। अमीरों ने मिलकर बिठाया। एतगीन ये भी बहुत महत्वाकांक्षी था, ये भी शासक बनने के सपने देखने लगा। इसने क्या किया, ये बहराम शाह की एक चचेरी बहन थी, विधवा, वो शादी तलाकशुदा बहन थी, उससे इसने शादी कर ली कि ताकि हम राज परिवार के नजदीक हो जाएंगे। और शादी करने के बाद बिना राजा की आज्ञा के छत्र और पताका, छत्र मतलब पताका, राजा चलते थे तो छत्र छाता टाइप बना के लेकर चला जाता था, जो चांदी से जड़ित होता था। लगता था कि हाँ राजा आ रहे हैं। उस छत्र के प्रयोग की अनुमति केवल राजा को होता था, और वो हाथी पे चलते थे। इसने अपने दरवाजे पर हाथी और छत्र रखना शुरू कर दिया। बहराम शाह आदमी तो बहुत अच्छा था प्रॉपर, लेकिन इसके पास क्रोध अधिक था। यह क्रोधित होता था तो रक्तपात भी बहुत ज्यादा करता था। इसको लगा कि इसने बिना पूछे हमसे कर लिया, बस इनको मार दिया। एतगीन का वध कर दिया किसने, बहराम शाह ने। फिर उस पद पे बैठाया गया बदरुद्दीन शकर रूमी को। बाद में इसने रूमी की भी हत्या करवा दी। जब रूमी की भी हत्या इसने करवा दी
उसके बाद इनकी हो गई मृत्यु। बहराम शाह की हो गई क्या? मृत्यु। जब बहराम शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद मसूद शाह को शासक बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह को। अच्छा, मृत्यु कैसे हुई इनकी बहराम शाह की? बहराम शाह के शासन में ही मंगोलों ने आक्रमण किया और दिल्ली तक चढ़ाया और इनको पकड़ कर बंद कर दिया गया। अपना वो शासक भी बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के अमीर तैयार नहीं हुए जो तुर्क अमीर थे, इसलिए वो सब चले गए और तुर्क अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया। इन्होंने 4 साल शासन किया, 1242 से लेकर के 46 तक। 4 साल का रजिया का भी शासन था, 36 से 40 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह बहुत ही सीधा साधा आदमी, किसी से कोई मतलब नहीं, न कोई राजकाज से मतलब था, न कुछ था। ये आदर्श सुल्तान जिसको कहा जा सकता है, ये आदर्श सुल्तान था। रक्तपात से कोई मतलब ही नहीं था। अपना कुरान पढ़ता था, कुरान लिखता था और परोपकारी काम किया करता था। ठीक है, ये 4 साल इसका शासन रहा। इसके 4 साल के शासन काल में अमीरों का जो वर्ग था, जिसको इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था, वो जो अमीर थे वो सब अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में लग गए। बंगाल में अलग लग गए, भटिंडा में अलग लग गए, मारवा वगैरह अलग स्वतंत्र होने लगे। ऐसे समय 1246 में इनकी होती है मृत्यु। ठीक है, इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इसके बाद बनाया गया है नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद ने सबसे अधिक शासन किया है, लगभग 1246 से 20 वर्ष का शासन रहा इनका, 65 तक। ठीक है, ये कौन थे? ये इल्तुतमिश के पोता थे, रुकनुद्दीन फिरोज के लड़के थे। इल्तुतमिश का लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, इसका लड़का था, तो इल्तुतमिश का पोता हुआ, पौत्र हुआ। इसकी माता बहुत महत्वाकांक्षी थी, इसने बलबन से मिली, देखिए कि बलबन एक उभर रहा है। बलबन से कहा एक काम करिए, आप इसको बनाइए सुल्तान और नायब मामलिकात का पद हम आपको दे देंगे और आप सारा कार्यभार देखिएगा। उसने सोचा कि किसी तरीके से अगर बलबन नासिरुद्दीन महमूद का साथ दे देता है तो नासिर बैठ जाएंगे गद्दी पे, और फिर बाद में हम रास्ते से धीरे से बलबन को भी हम क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अब ये महोदय गद्दी पे तो बैठ गए, नायब मामलिकात का पद इनको दे दिए। लेकिन बलबन ने भी चालाकी किया। बलबन ने 1249 में अपनी पुत्री की शादी कर दिया, किससे? नासिरुद्दीन महमूद से। इनको बना लिया दामाद। अब ये हो गया क्या? ससुर। इसकी शक्ति बढ़ने लगे, अमीर भयभीत होने लगे इससे। जो दूसरे और चालीसा में जो 40 सरदारों में जो सरदार बचे हुए थे वो थोड़ा सा इससे भयभीत होने लगे। इन सब लोगों ने मिलकर नासिरुद्दीन महमूद को चढ़ाया। नासिरुद्दीन महमूद को लगा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ऐसे ही तो पतन हो रहा है हमारे साम्राज्य का, तो इसको एक काम करो, भेजो बदायूं। इसको भेज दिए इख्तियार बना करके। बलबन देखा हमारी हैसियत अभी ठीक नहीं है, वो चला गया बदायूं। जाके अपना इतना संभालने लगा। इधर नासिरुद्दीन महमूद जो थे 1254 तक आते आते इनकी स्थिति अमीरों ने खराब कर दी। खराब क्यों कर दी? कि इनको लगा कि जो 40 सरदार हैं इल्तुतमिश के, जिसमें बलबन भी था, अगर हम उनमें से किसी को भी नायब मामलिकात का पद देते हैं
तो वो हमारा संरक्षक बन बैठेगा, हमारे ऊपर अधिकार जताएगा। इसलिए उसने, भारतीय मुसलमान था, यहाँ से पैदा हुआ रेहान, उसको उस पद पे बैठाया। अब रेहान भारतीय मुसलमान था, जो तुर्की मुसलमान थे, तुर्की मुसलमान अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे भारतीय मुसलमानों से, और आज भी समझते हैं। आज भी जो इंडियन मुसलमान जाते हैं जब वहां पे, तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो रेहान जब मामलिकात के पद पे बैठ गए, बन गए, अमीर सब हो गए नाखुश। इन्होंने क्या किया, अमीरों ने बलबन से फिर संपर्क किया। अब बलबन से कहा कि नहीं यार, तुम दिल्ली में आओ और नायब मामलिकात का पद अब तुम ही संभालो, तुम्हारी अधीनता स्वीकार है, भारतीय मुसलमान की अधीनता स्वीकार नहीं है, हम लोग उसके नीचे काम नहीं करेंगे। तो नागौर बदायूं भेजा गया था, 2 जगह गया था, दोनों जगह चला भी गया था आराम से, उसने कोई विद्रोह भी नहीं किया था, किसी को बहुत डर भी नहीं लगा। नासरुद्दीन महमूद को भी यही लगा कि हमने 2 बार उसको यहाँ से दिल्ली से दूर भेजा, वो चला गया, अब वो षड्यंत्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसका दामाद भी हूँ। 1254 में बलबन फिर आ गया दिल्ली, और फिर क्या बन गया, नायब ए मामलिकात। स्पेशल बुलावा किसका था, नासिरुद्दीन महमूद का। राजा खुद बुलाए थे तो भैया तुम आओ, तुम इस मामला संभलेगा, नहीं तो संभलेगा नहीं। बलबन ने उस स्थिति का फायदा उठाया, आया कहा हम बन तो जाएंगे महाराज, लेकिन एक शर्त रहेगी कि छत्र के प्रयोग की अनुमति हमको दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, छत्र प्रयोग करो, हाथी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब छत्र का प्रयोग ये करने लगा तो उनका जीवन एक वनवासी जैसा हो गया, जैसे होता है ना नजरबंद। ये धीरे धीरे नासिरुद्दीन महमूद को नजरबंद कर दिया। अब 1265 में अपने दामाद को ही जहर दे के मार दिया, गद्दी के लालच में। बेटी की शादी किया था ना, गद्दी की लालच में दामाद को ही नासिरुद्दीन महमूद को जहर दे के मार दिया। यहाँ तक कि बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय बंगाल में बहुत बड़ा विद्रोह 2 बार हुआ। बलबन ने वहां कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कहा कि अगर हम बंगाल में जाएंगे, वहां भिड़ जाएंगे तो इधर दिल्ली हाथ से निकल जाएगी, हम राजा नहीं बन पाएंगे। फिर बंगाल भी स्वतंत्र हो गया इनके समय। 1265 में कौन बन गया फिर, बलबन। अब बलबन जब बना, बलबन के साथ कई समस्याएं थी। अब तक क्या था कि ये लोग जो राजा थे, ऐबक तो मान लीजिए दास था गोरी का, लेकिन ये लोग राज परिवार से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, राज परिवार से। लेकिन बलबन राज परिवार से संबंधित नहीं था। तो उसने देखा कि इज्जत जो होती है, इज्जत उसी की होती है जिसके बारे में कहा था कि भैया बहुत बड़े खानदान से हैं। तो बलबन ने सबसे पहला काम किया कि अपने आप को, फारस में एक वंश था अफरासियाब, उसने अपना इतिहास लोगों को बताना शुरू किया कि मैं अफरासियाब के वंश का हूं, छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैं उस वंश का हूं, आप लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए। दूसरा काम किया उसने, राजत्व का सिद्धांत दिया नया। कारण बलबन भी 40 सरदारों में से एक था ना, तो कभी भी कोई कहीं से विद्रोह करके बलबन को भी हटा सकता था। इसने कहा कि अगर हमारे अंदर दैवत, दिमाग में लोग बैठ जाए कि ये दैवत है इसके अंदर, देवता का, अल्लाह का नूर है इसके अंदर, तब हमारे खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, हमारा शासन अस्थायी होगा। उसने कहा कि जो राजा है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, राजा आम आदमी नहीं होता है।
उसने कहा राजा जो है अल्लाह का पैगंबर है, प्रतिनिधि है, ठीक है। अपने आप को उसने कहा जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब अल्लाह का नूर या ईश्वरीय प्रकाश। ठीक, ये उसने दिया। और फारस में जो उस समय के रीति रिवाज थे, जैसे नवरोज त्योहार ईरान में मनाया जाता था, उसने भारत में भी मनाना शुरू कर दिया। भाई हम फारस के अफरासियाब के वंशज हैं। उसने दो प्रथा चलाई, सिजदा और पैगोस। सिजदा का मतलब जैसे आप लोग बहुत सारी मूवी देखे होंगे जो प्राचीन राजा महाराजा के होते थे, उसमें जब दरबारी आते हैं तो झुक करके ऐसे ऐसे सलाम करते हैं, वो सिजदा होता है, मतलब अपना सर झुकाते हैं। पैबोस का मतलब होता है जमीन पे लेट करके उस राजा के पांव को चूमना, क्योंकि राजा क्या है, उसके अंदर ईश्वर का नूर है, अल्लाह का नूर उसके अंदर, वो जिल्ले इलाही है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, अल्लाह का पैगंबर है, इसलिए उसके पैरों को चूमना चाहिए। वो आदमी नहीं है, वो क्या है, देवता है। यहाँ तक उसने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया कि अपने लड़कों का जो नाम रखा वो भी फारसी, जैसे कैकुबार, कैखुसरो, कैउमर्स, ये भी उसी में लिखा, उसी ने रखा। फारसी, ये सब फारसी हैं। इतना काम तो हो गया, अल्लाह के नूर है, प्रकाश है, खुदा के प्रतिनिधि हैं और बहुत उच्च खानदान के हैं। इसने कहा कि जब मैं किसी निम्न खानदान के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी भुजाएं फड़कने लगती हैं, नसों में खून उबलने लगता है और मेरा हाथ अपने आप तलवार पे चला जाता है कि उसको मार दूं, क्योंकि मैं बहुत उच्च कुल का हूं। ये तो सारे काम हो गए, उसका प्रभाव भी पड़ा। लेकिन डर तो चालीसा का भी था। जो 40 सरदार थे, जब तक वो खत्म नहीं होंगे, महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होगी, तो उनको चालीसा का दमन करने के लिए, उसको चालीसा कहा गया, जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का दल बनाया था, इसने चालीसा का दमन किया है रक्त और लौह नीति से। कुछ लोगों से रक्त संबंध बनाया, मतलब शादी विवाह करके उनको पटाया आपस में, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो माना माना नहीं, उनको मरवा दिया। और जो रक्त संबंधी भी बनाया जिनको अपना, उनको भी एक पार्टी दिया और बुला के सबको जहर खिला दिया भोजन में। चालीसा का काम खत्म हो गया, विद्रोही कोई नहीं बचा। यही कारण है कि 87 तक शासन किया, तो कोई विरोध करने वाला नहीं था। बंगाल को इसने अपने अधीन में कर लिया। एक चीज इसने और किया, हमने बताया कि पहले इल्तुतमिश ने क्या किया, कहा कि एक अस्थाई सेना होनी चाहिए, दीवाने अर्ज। क्या होना चाहिए, दीवाने अर्ज होना चाहिए। लेकिन उस समय इल्तुतमिश ने जो कहा, उनकी सेना क्या करती थी, टैक्स भी वसूलती थी, युद्ध भी करती थी। इक़्तिदार क्या करते थे, टैक्स भी वसूलते थे और युद्ध भी करते थे। बलबन ने कहा किसी भी इक़्तिदार की कोई प्राइवेट सेना नहीं होगी अपनी, सारी सेना राष्ट्रीय होगी। दीवाने अर्ज की अलग से पृथक, इनको दीवानी से पृथक कर दिया। दीवाने अर्ज, ठीक है, पृथक सैन्य विभाग बनाया। और इसका प्रमुख जो था उसको आर्य मुमालिक कहा गया। ये सेना प्रमुख होंगे,
इनका काम क्या होगा? वेतन देना, घोड़ों को दाग लगा है कि नहीं देखना, संख्या गिनना। सेनापति नहीं थे। सेनापति कौन था? बलबन खुद था। कहा कि टैक्स वसूलने वाला काम दूसरे लोग करेंगे, युद्ध लड़ने वाला काम दूसरे लोग करेंगे। नहीं तो पता लगा कोई 3 इक़्तिदार मिल गए, पैसा भी उनके पास है, सेना भी है, उस पैसे का प्रयोग और सेना बनाने के लिए कर सकते हैं और आक्रमण करके हमको जीत सकते हैं। इसलिए इसने किया। लेकिन जब इसके बाद अभी भी डर तो बना हुआ था। इसके बाद इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। गुप्तचर विभाग बनाया और ये कहा जाता है, इतिहासकारों ने लिखा है कि बलबन का इतना अच्छा शासन रहा, इतने दिनों का शांतिपूर्ण लगभग, उसकी सफलता का श्रेय किसको जाता है? गुप्तचर विभाग को जाता है। पता लगता था कि इसके गोपनीय गुप्तचर हुआ करते थे। मार्केट में क्या हुआ, कौन किसके यहाँ बैठक हुई, किसके यहाँ 20 लोग आए थे आज, किसके यहाँ 2 इक़्तिदार बैठे, वहाँ क्या बात हुई, सूचना पहुँच जाती थी दूसरे दिन तलब कि तुम्हारे यहाँ शादी पार्टी तो थी नहीं भैया, कल 15 लोग तुम्हारे यहाँ बैठे थे, क्या बात थी। इतना जबरदस्त गुप्तचर विभाग था इसका, क्योंकि उनको वेतन बहुत अच्छा देता था ये। इसके पहले के शासकों ने गुप्तचर विभाग की हमेशा अवहेलना की, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये भी महोदय बुढ़ा हो गए, इनके समय देखिए, बलबन के समय मंगोल आक्रमण भी हुआ। इसने क्या किया कि पश्चिमोत्तर भारत में किलों की एक श्रृंखला बनवा दी। वहाँ हमारी सेना रहेगी ताकि मंगोल आक्रमण होगा तो उधर रोक ले, दिल्ली तक ना आने पाए वो। सारी व्यवस्था की है। लेकिन जब बुढ़े हो गए तो इनका एक बड़ा लड़का था, उसका नाम था बुगरा खां। नाम क्या था उसका? बुगरा खां। इन्होंने कहा कि बुगरा खां मेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन बुगरा खां कहा ना भैया, हम ना बनेंगे। उसका कारण था कि ये बंगाल में विद्रोह का दमन के लिए जब भी गए थे बलबन, तो वहां से जो युद्धबंदी मिले, विरोधी सैनिक जो उन्होंने विद्रोह किया था, वो जब पकड़े गए तो उनको 1 किलोमीटर दूर तक सड़क पे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ लिटा करके उनके ऊपर खूंटे ठुकवा दिया और सब लोग मर गए। वो दृश्य इन्होंने देखा था खुद। इन्होंने कहा कि मैं राजा वजा भैया ना बनूंगा, जैसे हूँ वैसे ही ठीक है। इसके बाद फिर जब ये नहीं राजा बने, इनका लड़का था कैकुबाद। इनसे कहा अमीरों ने, सरदारों ने, जो बलबन के सरदार थे, उन लोगों ने कहा कि आप बन जाइए, आपका नंबर है शासक बनने का। उनका नंबर मेरा नहीं, लड़का हमारा जवान हो गया, उसी को ले जाओ, अपना खा पी के मस्त पड़े रहेंगे, पता नहीं कब कौन कहाँ से लाके तलवार भोंक दे भाई, क्या भरोसा। तो कैकुबाद सात्ता पे बैठा। बलबन जब बुढ़ा हो गया था, उस समय उसका एक सरदार था बलबन का, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसको हम जलालुद्दीन खिलजी के नाम से इतिहास में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जिसको हम पढ़ते हैं, वो बहुत प्रभावशाली हो गया। उसने कैकुबाद को गद्दी पे बैठवाया, कहा कि आप आइए गद्दी पे बैठिए। अब गद्दी पे तो कैकुबाद को बैठा दिया, लेकिन सत्ता का सारा काम कौन देखने लगा? जलालुद्दीन खिलजी देखने लगा। जब पूरा सत्ता इसने अपने बस में कर लिया और उसको लगा कि अब मेरा कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो इसने क्या किया? 1290 में कैकुबाद की हत्या कर दी। कैकुबाद की हत्या करके रात में शव जो है उठा के फेंकवा दिया नदी में और खुद गद्दी पे बैठ गया।
ये रहा आपका गुलाम वंश। अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है खिलजी वंश। ये हत्या किया कैकूबाद की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा। कहाँ उसका सिंहासनारोहण हुआ, दिल्ली में सिंहासनारोहण क्यों नहीं उसने किया, ये चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। और अगले चैप्टर में ये चर्चा करने के बाद तुगलक वंश के पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन बता देंगे सारे इम्पोर्टेंट जो है जो पूछे जाते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, एंजॉय करते रहिए। हमारी वीडियो को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, सारी घटनाएं सारे षड्यंत्र याद हो जाएंगे। एक कहानी जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में एक कहानी होती है, एक नायक होता है, नायिका होती है, एक विलन होता है, तो सेम वैसे कहानी तौर से मैंने बताया 2-3 बार 4 बार सुनेंगे, याद हो जाएगा, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। धन्यवाद।